नमस्कार, जय हिंद। बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज वही टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं रेगुलर 2 दिनों से, 2 सेशन इस टॉपिक के संदर्भ में हमने लिए हैं। और टॉपिक का नाम है आपके आरटीई एक्ट, जो आपके रीट लेवल फर्स्ट और लेवल जो सेकंड है, इन दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और कल आपके विज्ञप्ति भी जारी जारी हो गई आपके लेवल फर्स्ट और सेकंड की। पद बहुत कम है, लेवल फर्स्ट के लिए तो ठीक है। तो टॉपिक का नाम है आपके आरटीई का जो एक्ट है, इस एक्ट को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। और इस एक्ट को हमने जब प्रारंभ किया था यह टॉपिक, तो हमने कुछ प्रावधानों को अलग अलग भागों में डिवाइड करके हमने इनको पढ़ा है। हमने सबसे पहले इस एक्ट में जो सबसे पहला सेशन हमारा हुआ है, उसमें हमने इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ा है, इसकी संवैधानिक पृष्ठभूमि को पढ़ा है। और आरटी एक्ट जो 2009 का है, इनमें जो भाग हैं 7, इन भागों के क्या नाम हैं और कहाँ से लगाकर कहाँ तक किन किन धाराओं में इनका वर्णन है, इनको लेकर हमने बहुत आपके सिंपल जो सेशन है, सबसे पहला सेशन इस आरटी एक्ट का, जिसमें सामान्य जानकारियों के संदर्भ में हमने चर्चा की, जो आपके वहीं से आयोगों से या वहाँ से क्वेश्चन कुछ बनते हैं। और मूल जो था वो हमने दूसरे सेशन में, और यहाँ पे हमने अध्यायों में जो वर्णित धाराएं हैं, उन धाराओं के संदर्भ में हमने विस्तार से चर्चा की। और चर्चा करते हुए हमने अध्याय 1 को पढ़ा। अध्याय 1 जो इस की एक्ट की क्या प्रस्तावना है, इसका क्या परिचय है, इसको लेकर इसके संदर्भ में हमने चर्चा की थी। और इसमें 2 धाराएं जो थी उनके संदर्भ में हमने चर्चा की। और अध्याय 2 को हमने पढ़ा है, जिसमें धारा 3 से 5 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना बच्चे का अधिकार होगा। इनको लेकर हमने अध्याय 2 को पढ़ा। अध्याय 3 भी हमने कंप्लीट किया था, जिसका प्रावधान धारा 6 से लगाकर 11 तक है, जिसमें हमने पढ़ा कि समूची सरकार के क्या कर्तव्य हैं, आपके स्थानीय सरकार के क्या कर्तव्य हैं, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार तीनों शामिल हैं। स्थानीय प्राधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं और माता पिता के क्या कर्तव्य हैं, इन सब को लेकर हमने आपके भाग इस धारा 5 से 6 से लगाकर 11 तक इस भाग 3 में, इस अध्याय 3 में हमने चर्चा की थी। और अध्याय 4 हमने प्रारंभ किया था, और धारा 12 से 20 तक इनके संदर्भ में विस्तार से हमने चर्चा की। और आज इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए इस आरटी एक्ट की जो विभिन्न धाराएं जो बची हैं, आपके धारा 21 से प्रारंभ करेंगे, एसएमसी के गठन से, और लास्ट धारा 38 तक क्या प्रावधान है। ये अध्याय जो 4 हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके इस एक्ट में। इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, और अध्याय का नाम है, इस आरटी एक्ट में इस अध्याय 4 का नाम है कि यहाँ पे अध्यापक की क्या भूमिका है और विद्यालय की क्या भूमिका है, शिक्षक की क्या भूमिका है, शिक्षक के क्या कर्तव्य हैं, क्या उत्तरदायित्व हैं, और विद्यालय के क्या मानक होने चाहिए, शिक्षक की क्या योग्यताएं होगी। इन सब के संदर्भ में ये अध्याय 4 क्या करता है, उल्लेख करता है। तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए इस आरटी एक्ट की जो बची धाराएं हैं 21 से हम प्रारंभ करेंगे, इनके संदर्भ में भी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और किस भाग के संदर्भ में हम बात कर रहे थे? अध्याय 4। अध्याय 4, अध्याय 4 का क्या नाम था? विद्यालय व अध्यापक के कर्तव्य। विद्यालय व अध्यापक के कर्तव्य। और इसमें धारा 20 तक हमने पढ़ा था, और अब हम प्रारंभ करेंगे धारा 21 से। अब धारा 21 में क्या प्रावधान है, इस आरटी एक्ट की जो धारा 21 है वो क्या कहती है, इनको लेकर अब सब इस धारा 21 के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण धारा 21, सबसे पहला प्रश्न तो आपको ये ध्यान रखना है, धारा 21 की बात करें तो इसमें एसएमसी के गठन का क्या है, प्रावधान है। एसएमसी के गठन का प्रावधान मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए और इस एसएमसी को हम क्या कहेंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन
तो एसएमसी को लेकर सारे प्रश्नों के जवाब, सारे प्रश्नों, जितने भी प्रश्न इससे बनते हैं उन सब के संदर्भ में स्लाइड के माध्यम से, इस स्लाइड में हम इसके संदर्भ में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बड़े ही ध्यान से, सबसे ज्यादा जरूरी है एकदम मनोयोग, एकदम ध्यान देके इन चीजों को ग्रहण करना, पढ़ना और एक एक चीज को क्लियर करना, उनको नोट करना और बार बार रिवीजन करना। तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, स्थायी हो जाती हैं। आपका मनोयोग, आपका ध्यान जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति के संदर्भ में प्रावधान करती है। धारा 21 कहती है चाहे सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो, प्रत्येक स्कूल में एसएमसी का, विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। दूसरा प्रश्न बनता है कि जिस एसएमसी की हम बात कर रहे हैं धारा 21 में, इस एसएमसी की संरचना क्या होगी, इस एसएमसी में मेंबर कितने होंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस एसएमसी में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, आपके 16। ये दूसरा प्रश्न। इन 16 सदस्यों की बात करें तो इस 16 में से 11 सदस्य क्या होते हैं, आपके निर्वाचित। 11 सदस्य होते हैं आपके निर्वाचित। और ये 11 जो सदस्य होंगे वो कौन होंगे, या तो बच्चों के कौन होंगे, अभिभावक, और यहां होंगे आपके संरक्षक। तो सिंपल सी बात है कि जिस एसएमसी के गठन की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न है कि वो सरकारी और निजी विद्यालय दोनों में, दोनों प्रकार के विद्यालय में एसएमसी का गठन किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है इनकी संरचना को लेकर। इनकी संरचना यानी यहाँ पे सदस्य संख्या टोटल कितनी होगी, तो आपके 16 सदस्य संख्या होगी। और इन 16 सदस्यों में से निर्वाचित सदस्य कितने होंगे, आपके 11। और ये 11 कौन होंगे, या तो अभिभावक होंगे या कौन होंगे, संरक्षक। इन्हीं 16 सदस्यों में से 11 तो हो गए मनोनीत, और 5 सदस्य क्या होंगे, आपके निर्वाचित हो गए 11, 5 सदस्य होंगे आपके नॉमिनेट यानी मनोनीत। इन 5 सदस्यों में से एक होगा आपके एचएम, एक होगा आपके अध्यापक। इस 5 मनोनीत सदस्यों में से एक होगा आपके पंच या पार्षद भी हो सकता है, और 2 सदस्य जो हैं इन मनोनीत सदस्यों में से, वो 2 सदस्य आपके एमएलए के द्वारा क्या होंगे, नॉमिनेट, एमएलए द्वारा मनोनीत। तो ये टोटल 5 सदस्य ये भी एसएमसी में क्या होंगे, शामिल होंगे। तो आपको सीधा सा प्रश्न है, टोटल इनकी संख्या, टोटल इनकी संरचना 16 और निर्वाचित सदस्यों की संख्या 11 है, और मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है, 5, जिसमें एचएम है, एक अध्यापक है और उस गांव का पंच है, और 2 सदस्य जिसको एमएलए क्या करता है, आपके नॉमिनेट करता है। ये 5 और 11 सदस्यों से मिलकर किसका गठन किया जाता है, एसएमसी का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। अब जिस एसएमसी की हम बात करें, इस एसएमसी का अध्यक्ष कौन होगा। तो इस एसएमसी का अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से किसी अभिभावक को यहाँ क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो एसएमसी का गठन किया जाएगा उसमें अभिभावक और संरक्षक ही इनके क्या होंगे, मेंबर, और उन्हीं सदस्यों में से एक को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पहला पर्सन। और इनका जो सचिव है, वो सचिव कौन होता है, आपके एचएम। इनका सचिव होता है आपके एचएम। स्कूल का प्रिंसिपल जो है इनका क्या होगा, सचिव होगा। ये दोनों पर्सन भी आपको ध्यान रखने हैं। और ये एसएमसी जो जिनका कार्यकाल कितना होगा, आपके 2 वर्ष। इस एसएमसी का कार्यकाल कितना होगा, आपके 2 वर्ष। 2 वर्ष तक ये कार्य करेगी। और ये अध्यक्ष और सचिव दोनों, जब ये एसएमसी जो पूरी हमने गठित की है आपके धारा 21 में, इनका काम होगा विद्यालय की विकास योजनाओं को बनाना, विद्यालय का विकास, विद्यालय के विकास हेतु जो वित्त चाहिए उन वित्त का निर्धारण करना, उनका विकास करवाना। इस एसएमसी का क्या है, इनके गठन का क्या है, उद्देश्य है। और जब ये दोनों साइन करते हैं, अध्यक्ष और सचिव, तभी उस विद्यालय में विकास के लिए फंड जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, नोट वाली बात आपको ध्यान रखनी है, जो एसएमसी का गठन धारा 21 में किया जाता है
उसमें 50% क्या है? महिलाएं। इस एसएमसी के जो संरचना है टोटल 16 सदस्य है, इनमें से 50 सदस्य कौन होंगी? आपके महिलाएं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएमसी से संबंधित, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित सारी बातें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। जो आपके सामने इस स्लाइड में एसएमसी से संबंधित सारी बातें हैं। तो कहाँ पे होगी एसएमसी? सरकारी व निजी स्कूलों में। टोटल सदस्य कितने हैं? 16। 11 क्या है? निर्वाचित, और 5 सदस्य मनोनीत। इन 5 में से पंच, आपके एक अध्यापक, एक हेडमास्टर और 2 सदस्य जो एमएलए के द्वारा क्या किए जाएंगे? नॉमिनेट। इनकी अध्यक्षता करता है अभिभावक या संरक्षक। इनका सचिव होता है एचएम। इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। और 50% सीटें, 50% इनकी सदस्य संख्या में कौन होंगी? महिलाएं होगी। और विद्यालय की विकास की योजनाओं का निर्धारण करना, विद्यालय में वित्तीय जो भाग आएगा, वित्त कितना खर्च होगा, उनको लेकर निर्धारण करना। यानी जो भी विद्यालय के विकास की योजनाओं में जो एसएमसी के द्वारा चेक बनाया जाता है, उस चेक पर साइन किसके होते हैं? हेडमास्टर और एसएमसी का जो अध्यक्ष है इनका होता है। तो ये विद्यालय प्रबंधन कमेटी जो धारा 21 में क्या है? इनका प्रावधान है। आपके अध्याय 4 जो है, चैप्टर 4 है आरटी का, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट धारा है 21, जो एसएमसी के संदर्भ में क्या करती है? प्रावधान करती है। तो इसको लेकर अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। धारा 22 क्या कहती है? तो ज्यादा नहीं है आपके धारा 22 में। धारा 22, धारा 22, धारा 22 कहती है विकास योजनाओं को तैयार करना। विकास, जो एसएमसी का गठन किया जाएगा वो क्या करेगी? विकास योजनाओं का निर्धारण करना, निर्धारण। और इन विकास योजनाओं का निर्धारण कितने वर्षों में किया जाएगा? 3 वर्षों में किया जाएगा। और इन 3 वर्षों में 3 उपयोजनाओं का निर्धारण किया जाए। तो धारा 23 की सीधी हेडिंग है विकास योजना। कोई भी शब्द आ जाए तो विकास योजना में कौन सी धारा है? आपकी 22 और विकास योजना का निर्धारण करना। और इन विकास योजनाओं का निर्धारण कितने वर्ष में होगा? 3 वर्ष में। और 3 वर्ष में 3 उप योजनाओं का, ये एक तो 3 वर्ष की योजना है ही, इन योजनाओं में कितनी योजनाओं को तैयार किया जाएगा? विद्यालय के विकास की 3 उप योजनाओं को तैयार करने का काम इस एसएमसी के द्वारा किया जाएगा। ये आपकी धारा क्या कहती है? 22 कहती है, जिसमें ज्यादा जानकारी नहीं है, आपको सीधा याद रखना विद्यालय विकास योजना, धारा 22। 21 को आपको अच्छे से समझना है। 21 क्या है? महत्वपूर्ण। अब देखिए धारा 23 क्या कहती है? धारा 23, धारा 23 में जो प्रावधान है, धारा 23 में क्या प्रावधान है इसको समझना है। धारा 23 जो है, धारा 23, धारा 23 कहती है अध्यापक, जिस विद्यालय में अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी, अध्यापकों की योग्यताएं क्या है? अध्यापक की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका निर्धारण करती है धारा 23। अध्यापक की क्या शर्तें हैं, इसका निर्धारण करती हैं। और अध्यापक पे क्या क्या निर्बंधन लगाए जाते हैं, उनको लेकर भी कौन सी धारा उल्लेख करती है? धारा 23 क्या करती है? इनके संदर्भ में प्रावधान करती है। तो अध्यापक की जो भी योग्यताएं, हम कहते हैं भाई सीटेट जो है, ये रीट है, इन योग्यताओं का निर्धारण जो है आपके धारा 23 करती है। अध्यापक की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इन योग्यताओं का निर्धारण आप सबको पता है विभाग के द्वारा पहले ही आपके अध्यापक बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए, और अध्यापक पे क्या क्या निर्बंधन लगाए जाते हैं, इनको लेकर धारा 23 क्या करती है? उल्लेख करती है। और जिन लोगों ने, जो लोग पहले लगे थे आपके, जिनके पास योग्यताएं नहीं थी, आपके पैरा टीचर जिसे हम कहते हैं, उनके लिए ये धारा जब लागू हुई तो क्या कोई समस्या नहीं हुई? तो पैरा टीचर्स को लेकर आपको समझना है, पैरा टीचर जितने भी थे, उन पैरा टीचर को जब ये अधिनियम लागू हुआ, अधिनियम लागू हुआ,
तो ये अधिनियम लागू हुआ आपके 2009 में, ये एक्ट आया। तो इस पैरा टीचर के लिए क्या प्रावधान किया गया इस धारा 23 में? प्रावधान ये किया गया कि 2009 में जब ये अधिनियम लागू होगा, इसके 5 वर्ष तक की अवधि में, 5 वर्ष तक की अवधि में जो भी योग्यताओं का निर्धारण अध्यापक के लिए किया गया है, उन योग्यताओं को क्या करना है? पूरा करना है। योग्यताओं को पूरा करना। एक छूट इनको दी गई, ऐसे ही इनको निकाला नहीं गया, पूरा योग्यताओं को करना है। और कितनी अवधि इनको दे दी, कितना टाइम इनको दे दिया? 5 वर्ष का इनको क्या दे दिया गया? टाइम दे दिया गया। और इन सभी अध्यापकों जो पैरा टीचर्स थे, ये जब अपनी योग्यताओं को पूरा करेंगे तो इनकी योग्यताओं के लिए भी जो खर्च होगा, उस खर्च का वहन केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार के प्रावधान भी पैरा टीचर के लिए किया गया। तो ये पहले जो पैरा टीचर लगे हुए थे, इनको क्या करने की बात कह रही है आरटी एक्ट की धारा 23, कि आप 5 वर्ष के अधीन योग्यताओं को, जो डिग्री मांगी जा रही है वो हासिल करो अध्यापक के लिए। और इस डिग्री के लिए जो खर्च होगा, उस खर्च का वहन कौन करेगा? वहन कौन करेगी? आपके सरकार। आप सबको पता है यहाँ पर अभियान भी चला था, सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान के तहत इन सभी पैरा टीचर्स को सर्व शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क जो है इनकी योग्यता, इनकी डिग्रियों को दिया गया। और इनको अनवरत रूप से विद्यालय में इन अध्यापकों की भूमिका, इन अध्यापकों की योग्यताओं को क्या रखा? जारी रखा। तो इस प्रकार के प्रावधान धारा 23 करती है। आप जो भी रीट, सीटेट वगैरह सब देते हैं, आपकी योग्यताएं जो हैं क्या होनी चाहिए, इन सब के संदर्भ में प्रावधान करती है धारा 23। तो धारा 23 को लेकर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। धारा 23 सीधा आपको ध्यान रखना है कि अध्यापक की क्या योग्यताएं। अब देखिए धारा 24, ये जिस प्रकार 21 इंपोर्टेंट है, उसी प्रकार इस अध्याय 4 की धारा 24 भी महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है धारा 24 क्या कह रही, धारा 24 में क्या प्रावधान है। अगली इस अध्याय 4 की धारा है आपके 24। धारा 24 कहती है, देखो धारा 23 और 24 में क्या फर्क है। धारा 23 कह रही है कि अध्यापक की क्या योग्यताएं होगी, और धारा 24 कहती है कि अध्यापक के कर्तव्य क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उनके दायित्व क्या है। इनके दायित्वों को लेकर, इनके कर्तव्यों को लेकर विद्यालय प्रवेश से विद्यालय के अवकाश तक, उस विद्यालय के भीतर उनकी क्या योग्यताएं हैं, उनके क्या कर्तव्य है, इनके कर्तव्यों को लेकर धारा 24 है। तो सीधा सा सिंपल आपको ध्यान रखना है, 23 में इनकी योग्यताओं का उल्लेख है अध्यापक की, और 24 में किसका उल्लेख है? अध्यापक के क्या कर्तव्यों का क्या है उल्लेख। अब कर्तव्य क्या क्या होने चाहिए, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो अध्यापक का पहला कर्तव्य है कि वह नियमित रूप से निर्धारित समय में क्या पहुंचे? स्कूल। सबसे पहला अध्यापक का क्या कर्तव्य, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अध्यापक का पहला कर्तव्य है नियमित व निर्धारित समय पर विद्यालय जाना। निर्धारित समय पर विद्यालय। पहली बात, अध्यापक का कर्तव्य है कि निर्धारित समय पर वह अपने पाठ्यक्रम को क्या करे? पूरा। निर्धारित समय पर पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना, पाठ्यक्रम पूरा करना, यह अध्यापक की भूमिका है। ऐसे नहीं कि अर्धवार्षिक आ गई है और अर्धवार्षिक तक का कितना पाठ्यक्रम होना चाहिए, इनका जो मानक तय किया गया अध्यापक के लिए कि इतना पाठ्यक्रम आपके कंप्लीट होना चाहिए, और अध्यापक निर्धारित समय में अपना पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं करवा रहा है। तो निर्धारित समय पर उनका पाठ्यक्रम पूरा करवाना भी अध्यापक का क्या है? कर्तव्य है, अध्यापक का दायित्व है, अध्यापक की क्या है? ड्यूटी है। और निर्धारित समय और निश्चित जो टाइम है, और नियमित रूप से आपको क्या जाना है? विद्यालय जाना है। चिकित्सा आपके इमरजेंसी हो गई आपके, उनको छोड़कर आप जितने भी बाकी जो शेष दिन है, उस शेष दिन में आप क्या जाएंगे? स्कूल जाएंगे। ये बात करती हैं आपकी धारा 24। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। और इसको लेकर हम बात करें, इसको लेकर हम बात करेंगे कि कितने इनके
आपके कार्य दिवस है, कार्य दिवस को लेकर भी इस धारा में बात करेंगे। तीसरा इनका कर्तव्य है अध्यापक का कि वह छात्र का क्या रखेगा, रिकॉर्ड रखेगा। छात्र जिस कक्षा में, एक कक्षा में जैसे कक्षा 5वीं में 25 छात्र हैं, उस 25 छात्रों का अधिगम स्तर क्या है, किस बालक ने कितना सीखा है, कौन सा बालक मंद बुद्धि है जो अभी तक कमजोर है, जिनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। एक एक बच्चे का रिकॉर्ड होना चाहिए, बच्चे का अधिगम स्तर क्या है, बच्चा कहाँ सीखने में उनको कठिनाई हो रही है, उनको समझकर उन बच्चे को उसके अकॉर्डिंग अधिगम उनको देना चाहिए। तो बच्चे का अधिगम रिकॉर्ड अध्यापक के पास होना चाहिए। ये आरटी का एक्ट और इस एक्ट की धारा 24 कहती है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, बालक का अधिगम रिकॉर्ड, बालक का अधिगम रिकॉर्ड रखना भी अध्यापक का क्या है, कर्तव्य। इनका कर्तव्य है कि वह पीटीएम करें, पेरेंट टीचर मीटिंग, पीटीएम करवाना भी अध्यापक का क्या है, कर्तव्य है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना कि सरकार जब भी आपको प्रशिक्षण दे, सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग ले, आयोजित प्रशिक्षण में भाग ले, प्रशिक्षण में भाग। ऐसा नहीं आप होशियार बन जाए कि मेरे को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, मैं तो मेरे सब कुछ सीखा हुआ है। तो सरकार जब भी कोई प्रशिक्षण का आयोजन करवाए अध्यापकों के लिए, उस प्रशिक्षण में भाग लेना भी आपकी क्या है, ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। तो ये सारी बातें जो एक अध्यापक के क्या कर्तव्य होने चाहिए उनको निर्धारित करता है। और बात करें निश्चित और निर्धारित नियमित समय की, तो क्या इनके कार्य दिवस है, इनको लेकर भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ अलग अलग आपको बांटना है कि साप्ताहिक बात करें हम, तो सप्ताह में अध्यापक का कार्य दिवस होता है आपके 45 घंटे, या मैं जिसे कह सकता हूं 45 कालांश। 45 कालांश उनको लेने हैं। ये आपको एक कॉमन चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर हम बात करें इनके कार्य दिवस की, तो 2 भागों में विभाजित करते हुए आपको यहाँ कंफ्यूजन क्लियर करना है। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है आपके किस विद्यालयों को लेकर, प्राथमिक विद्यालयों को लेकर। और दूसरा जो बिंदु है वो है आपके उच्च प्राथमिक, जो 1 से 5वीं तक विद्यालय हैं, उनमें कार्य दिवस कितना होना चाहिए। और जो 5वीं से आपके 6ठी से जो 8वीं तक विद्यालय उच्च प्राथमिक, उनमें कार्य दिवस कितना होना चाहिए। इन दोनों को लेकर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आज के बाद नहीं होना चाहिए। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो कार्य दिवस है वो है आपके 200 दिन। कितना है, 200 डेज, 200 दिन का आपका कार्य दिवस। और टोटल कितने घंटे आपको काम करना है, 800 घंटा, 800। और उच्च प्राथमिक के लिए जो कार्य दिवस है वार्षिक, वो है 220 डेज। और कितने घंटे आपको कार्य करना है, आपके 1000 घंटे, 1000। तो ये दोनों जो कार्य दिवस को लेकर जो डाउट है आपके, इस कार्य दिवस के डाउट को आज के ही सेशन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट कार्य दिवस को लेकर नहीं होना। तो ये कार्य दिवस जो प्राथमिक विद्यालय में है, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में है, प्राथमिक विद्यालय में कितने दिन है, 200 दिन, कितने घंटे, 800। और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 220 डेज, और घंटे कितने हैं आपके, 1000। और ये सारे के सारे अध्यापक के क्या हैं, कर्तव्य हैं, अध्यापक की ड्यूटी है, अध्यापक के क्या है, दायित्व है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्या रखना है, याद रखना है इस धारा के संदर्भ में। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। धारा 25 क्या कहती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट अगली हेडिंग है आपकी धारा 25। धारा 25 कहती है छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात। कितने छात्रों पर कितने अध्यापक होंगे, इसको लेकर धारा 25 क्या करती है, प्रावधान कर। देखो अभी तक हमने 21 से शुरू किया था, 21 में एसएमसी का गठन है, 22 में एसएमसी विकास योजनाओं बनाएगी, और 3 वर्ष में वार्षिक योजना, आपके त्रिवर्षीय योजना, और त्रिवर्षीय योजनाओं में 3 क्या बनेगी, उप योजना बनेगी। 23 में
अध्यापकों की क्या योग्यताएं हैं, शर्तें क्या हैं और निर्बंधन, और 24 में अध्यापकों के कर्तव्य क्या हैं, और हम धारा 25 के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। और धारा 25 कहती है कि अध्यापक और छात्र अनुपात क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको बेसिक दोनों के अलग अलग अर्थ लेने हैं कि प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं, एक नंबर पे आपको क्या याद रखना, किस स्तर के विद्यालय, प्राथमिक स्तर के। प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात अलग है, और उच्च प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात अलग है। प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं, यहां पे छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1, 30:1। 30 जब विद्यार्थी होंगे तो एक अध्यापक यहां पे होगा। 30 विद्यार्थी होने पर क्या होगा, एक अध्यापक। लेकिन जो उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, वहां पे अध्यापक और शिक्षक आपके विद्यार्थी का अनुपात क्या है, तो विद्यार्थी 35 है तो कितने अध्यापक होंगे, एक। ये तुलनात्मक आप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में क्या रखना है, याद रखना। लेकिन इन दोनों के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि जब बच्चों की संख्या 200 से क्या हो जाए, ज्यादा, बच्चों की संख्या 200 से ज्यादा होने पर यह अनुपात क्या होगा, 40:1। 40 बच्चों पे एक अध्यापक होना क्या है, जरूरी है, जो धारा 25 कहती है छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ध्यान रखना। अब अगला जो सवाल है वो ये है, देखो पहला क्वेश्चन आपके क्लियर है, पहला डाउट क्लियर है कि 30:1 प्राथमिक स्तर पे है, 35:1 उच्च प्राथमिक स्तर पे है, लेकिन बच्चों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 40:1। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल एचएम का पद कब सर्जित होगा, प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जब यहां पे बच्चों की संख्या कितनी हो, 150, 150 बच्चे हैं, तो यहां पे क्या होगा, आपके एक एचएम का पद क्या होगा, सर्जित होगा। और यहां पे 100 बच्चे हैं तो यहां पर भी एक एचएम का पद क्या होगा, सर्जित होगा। ये दोनों के संदर्भ में आपको क्या रखना है, याद रखना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधी सी बात है, तुलनात्मक आपको याद रखना है। छात्र शिक्षक अनुपात प्राथमिक स्तर पे और दूसरा है आपके उच्च प्राथमिक स्तर पे, दोनों का तुलनात्मक और 200 वाला क्या मामला है, 200 वाले जो है आपके, इसके संदर्भ में भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो 60 छात्र हुए तो 2 अध्यापक, 90 छात्र तो 3 अध्यापक। तो ये सारी बातें आपको धारा 25 के संदर्भ में क्या रखनी है, याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे, धारा 26 क्या कहती है, तो बेसिक जानकारी धारा 26 में क्या है, धारा 26 है रिक्तियों को लेकर, रिक्तियों को कि शिक्षकों की रिक्तियों को भरा जाना। किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद क्या नहीं होंगे, रिक्त नहीं होंगे। इसको लेकर प्रावधान करती है आपकी धारा 26 कि अध्यापक की रिक्तियों को भरा जाना, अध्यापक की रिक्तियों को भरा जाना, अध्यापक की रिक्तियों को भरा जाना। तो रिक्तियों को लेकर प्रावधान कौन सी धारा करती है, 26 करती है। और धारा 26 कहती है कितने पद खाली नहीं होने चाहिए, 10% से अधिक। तो सिंपल सी बात है आपकी धारा 26। अब आगे बढ़ते हैं, अगली धारा है आपके धारा 27। धारा 27, इस अध्याय की धारा 27 कहती है कि कोई भी अध्यापक जिसकी ड्यूटी आप गैर शैक्षणिक जो कार्य है, गैर शैक्षणिक जो प्रयोजन है, उस गैर शैक्षणिक प्रयोजन में आप उनकी ड्यूटी को नहीं लगा सकते हैं। गैर शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए उसकी जो ड्यूटी है, उस ड्यूटी में उसके अभिनियोजन पे क्या लगा है, प्रतिषेध लगा है। ये धारा कहती है 27। तो ड्यूटी को लेकर आपको ध्यान रखना है, आप अध्यापक को गैर शैक्षणिक प्रयोजनों में अभिनियोजित नहीं कर सकते। तो गैर शैक्षणिक परियोजनों में
नियुक्त या अभिनियोजित नहीं, अभिनियोजित अभिनियोजित। अब बात करें गैर शैक्षणिक परियोजनाओं में, किसी भी शिक्षक को ऐसे नहीं पढ़ाने के अलावा उनको हर जगह ड्यूटी दे दे तो फिर वो बच्चे के स्तर में कैसे सुधार करेगा, फिर उसका जो मूल जो काम है, मूल उनके कर्तव्य हैं, मूल जो उनके दायित्व है उनका पालन कैसे करेगा, बच्चे के स्तर में कैसे सुधार करेगा। तो दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं। एक आप अन्य परियोजनाओं में लगा रहे हो एक शिक्षक को जो अपनी उनकी राह क्या है उनसे वो भटक रहा है, लेकिन इस देश में कभी भी आपदा आ जाए, कोई आपके बीमारी ऐसी आ जाए जैसे कोरोना काल आया था, इस देश में जब भी चुनाव होंगे और इस देश में जब भी जनगणना का कार्य होगा 10 वर्ष के बाद, इन तीनों जगहों पे सरकार इनकी ड्यूटी लगा सकती है, इनको अभिनियोजित किया जा सकता है। इनके अलावा ये धारा 27 कहती है अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों में इनको नियोजित नहीं किया जाएगा। तो 3 बातें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है। 3 जगह कहाँ पे आपके 3 क्षेत्रों में इनको अभिनियोजित किया जा सकता है। तो सबसे पहला है आपके जनगणना। जब भी 10 वर्ष बाद में क्या होगी, जनगणना होगी, तो इस जनगणना में इनको क्या किया जा सकता है, अभिनियोजित किया जा सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपदा राहत कार्यों में, आपदा राहत कार्यों में इनको छोड़कर इनको गैर शैक्षणिक परियोजनाओं में नहीं लगाया जा सकता है। और तीसरा जो है वो है आपके निर्वाचन। बीएलओ जो क्या है, आपके बूथ लेवल जो ऑफिसर हैं, तो बीएलओ में अध्यापकों की क्या लगाई जाती है ड्यूटी, जैसे अभी आपके चुनाव होंगे आगे स्थानीय स्वशासन के, तो वहां पे बीएलओ के रूप में शिक्षकों की, अध्यापकों की क्या लगाई जाती है, ड्यूटी लगाई जाती है। इन तीनों कार्यों को छोड़कर अध्यापक को अन्य गैर शैक्षणिक परियोजनाओं में नहीं लगाया जाएगा। ये धारा क्या कहती है, 27। अब इस अध्याय 4 की अंतिम धारा है, और अंतिम धारा जो है वो है आपके 28। तो 12 से हमने आपके इस अध्याय को शुरू किया, 12 से लगाकर 28 तक ये काफी महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय है जिनके संदर्भ में हमने चर्चा की है। और धारा 28 क्या कहती है, अगली स्लाइड में हम समझते, अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं धारा 28 को। धारा 28, धारा 28 कहती है कि कोई भी अध्यापक क्या नहीं करवाएगा, प्राइवेट ट्यूशन। प्राइवेट ट्यूशन पर क्या है, रोक है। पर कोई भी अध्यापक उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को और उस विद्यालय के आसपास रहने वाले बच्चे को किसी भी प्रकार का ट्यूशन अपने घर पर नहीं दे सकता है, क्योंकि अध्यापक जो अपना उनका जो कर्तव्य है, उनका जो दायित्व है, स्कूल में उन बच्चे को वो क्यों नहीं शिक्षा दे रहा है, सरकार उनको पेमेंट दे रही बराबर। ऐसा नहीं कि वह स्कूल में बच्चे पे ध्यान दे ही नहीं और उस बच्चे को ट्यूशन दे रहा है अपने घर पे, और अतिरिक्त उनसे क्या ले रहा है, चार्ज ले रहा है। तो इस प्रकार का भी प्रतिबंध ये अधिनियम लगाता है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या लाया गया, एक सुधार लाया गया, एक सुधार का प्रयास इस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है धारा 28 के संदर्भ में। ठीक है, अब देखिए अगला अध्याय है आपके अध्याय 5। अध्याय 5 तो ये है आपके अध्याय 5। अब 4 कंप्लीट हुआ और अध्याय 5 का क्या नाम है। अध्याय 5 में कौन कौन सी धाराएं हैं, तो अध्याय 5 जो उल्लेख करता है वो उल्लेख करता है पाठ्यक्रम को लेकर। बच्चे का पाठ्यक्रम कैसा होगा, चाहे प्राथमिक स्तर की बात करें या उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें। और पाठ्यक्रम और इसमें जो मूल्यांकन प्रक्रिया है या परीक्षा समापन जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, उनको लेकर बेसिक जो प्रावधान है वो किस अध्याय में है, 5 में। तो 5 है आपके सिलेबस। इसका प्रावधान है, सिलेबस का क्या है प्रावधान है। इसमें 2 ही धाराएं हैं, दोनों को हम तुलनात्मक या दोनों के संदर्भ में हम एक ही स्लाइड में चर्चा करेंगे। एक धारा है आपके 29 और दूसरी जो धारा है इस अध्याय में वो है धारा आपके 30। इन दोनों धाराओं में क्या प्रावधान है। धारा 29 कहती है
कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए बच्चे का। जब भी RSCERT के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा, के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा, निर्धारण किया जाएगा, सबसे पहले तो ये इनको शक्ति दी जाती है, इस पाठ्यक्रम का निर्धारण कौन करेगा। तो जब भी पाठ्यक्रम का निर्धारण इनके द्वारा किया जाएगा, धारा 29 कहती है किन किन मानकों को ध्यान में रखा जाएगा। बालकों को बालक आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए, न कि शिक्षक आधारित पाठ्यक्रम। तो बालक आधारित पाठ्यक्रम का निर्धारण इस RSCERT के द्वारा किया जाने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। तो क्या किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस किस प्रकार का होना चाहिए, तो क्या इसमें बिंदु है, 2-3 बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बच्चे का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास। बच्चे को हर क्षेत्र का नॉलेज हो, इस प्रकार का पाठ्यक्रम। बच्चा जो है उसका ऐसे नहीं कि एक पक्ष का विकास हो जाए, बच्चे का संपूर्ण विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास ही पाठ्यक्रम का क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम के निर्धारण के समय उसका क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, जो पाठ्यक्रम जब भी तैयार किया जाए या उस बच्चे को किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, मातृभाषा में उसको शिक्षा दी जाए। ये केवल एक प्रयास जो महात्मा गांधी ने भी इसकी सिफारिश की, कोठारी आयोग जो था 1964 में, उन्होंने भी मातृभाषा की शिक्षा की बात की, और भारतीय संविधान का आर्टिकल 350 का जो है वो भी मातृभाषा की शिक्षा की क्या करता है, बात करता है। तो ये दूसरा जो आपको ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम कैसा हो, मूल्य आधारित, मूल्य आधारित, मूल्य आधारित हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और पाठ्यक्रम जो है किस पर आधारित हो, सीखने पर आधारित हो, सीखने पर आधारित हो, सीखने पर आधारित क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए। और पाठ्यक्रम में किसको शामिल किया जाना चाहिए, गतिविधियों को क्या किया जाना है, शामिल किया जाना चाहिए। एक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चा करके ज्यादा क्या है, सीखता है, तो एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा सीखे। इस प्रकार के प्रावधान पाठ्यक्रम में क्या होने चाहिए, शामिल होने चाहिए। और ये पाठ्यक्रम का दायित्व जो इनको दिया जाता है, इनकी ड्यूटी है, इनका कर्तव्य है कि इनके द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय RT एक्ट 2009 कहता है कि इन इन बातों पर क्या देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। ये धारा 29 जो अध्याय 5 की है, ये इनके संदर्भ में इस प्रकार के प्रावधान, इस प्रकार के प्रोविजन करती है। और धारा 30 जो है, धारा 30 जो प्रावधान करती है वो करती है परीक्षा, परीक्षा समापन के बाद में जो प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसके प्रमाण पत्र को, परीक्षा समापन के बाद प्रत्येक बच्चे को क्या दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और प्रमाण पत्र के संदर्भ में कौन सी धारा प्रावधान करती है, धारा 30 प्रावधान करती है। और किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, पास होने का प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा। लेकिन राजस्थान ने यहाँ पे कुछ संशोधन करते हुए, इस आपके परीक्षा में संशोधन करते हुए 2012 में ये संशोधन किया। और संशोधन करते हुए राजस्थान सरकार ने कहा कि 8वीं और 5वीं जो है उसको क्या कर दिया गया, बोर्ड कर दिया, बोर्ड बनाया गया। और आपको पता है यहाँ पे फेल भी किया जा सकता है, और 2 माह के बाद आपको पुनः परीक्षा दिलवाई जाती है। तो 2 माह की अवधि इन्होंने यहाँ पे दे दी। तो ये कुछ प्रावधान जो धारा 30 में है, तो परीक्षा समापन के बाद प्रमाण पत्र की क्या करता है, बात करता है। लेकिन राजस्थान में जो परीक्षा पाठ्यक्रम की जो मूल्यांकन प्रक्रिया जो है, उस मूल्यांकन प्रक्रिया में संशोधन करते हुए हमारी 8वीं और 5वीं को क्या बनाया गया, बोर्ड बनाया गया। और इस 8वीं में आपको फेल भी किया जा सकता है, और फेल के बाद में 2 माह का बच्चे का वापस एग्जाम करवा के उनको पास किया जाता है। इस प्रकार के प्रावधान कौन सी धारा करती है, धारा 30 करती है। तो सिंपल सी बात, धारा आपके अध्याय 5 में केवल 2 ही धाराएं हैं, ज्यादा आपको जाना ही नहीं है गहराई में। पाठ्यक्रम की बात करता है, पाठ्यक्रम का निर्धारण कैसे होगा, ये 29 बात करती है धारा। और धारा 30 बात करती है बच्चे के प्रमाण पत्र की।
बच्चे के प्रमाण पत्र। तो ये सारी बातें आपको अध्याय 5 के संदर्भ में क्या रखनी है, याद रखनी। अब आगे बढ़ते हैं, अध्याय 6 क्या कहता है। अध्याय 6, अध्याय 6 का क्या नाम है? अध्याय 6 कह रहा है कि जो आरटी एक्ट में बच्चों को जो अधिकार दिए गए हैं, उनके अधिकारों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। तो बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात कौन कौन सा अध्याय करता है? 6। और इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं आपके? 4। 31 से लगाकर 34 तक धाराएं किस अध्याय में वर्णित है? अध्याय 6 में। तो बालकों के इस अध्याय की हेडिंग है बालकों के अधिकारों का संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण। और कहां से कहां तक इनका प्रावधान है? तो धारा 31 से लगाकर धारा 34। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा महत्व नहीं देना है आपको इस अध्याय को, इस चैप्टर को। ज्यादा यहाँ से आपके ट्यूशन नहीं आने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है आपके जो अध्याय, जो धारा 12 से लगाकर 28 तक जो है, और अध्याय जो 4 है, इनके संदर्भ में आपको ज्यादा इनको महत्व देना। अधिकारों के संरक्षण की बात करें तो इसमें सबसे पहली धारा है आपके 31। कौन सी धारा है? 31। तो धारा 31 क्या प्रावधान करती है? धारा 31 कहती है अधिकारों, जो बालकों के जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों को मॉनिटर करना, उनके अधिकारों को मॉनिटर करना, उन अधिकारों का क्रियान्वयन करने का काम किया जाता है धारा 31 में। और ये धारा 31 में कौन इसका जो है आपके मॉनिटर करता है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय बाल संरक्षण। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना, ये इसके मॉनिटरिंग की क्या करता है, बात करता है। ये धारा 31 में वर्णित है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपके अध्याय 4 है। धारा 32 क्या कहती है? धारा 32 कहती है बालक जो भी शिकायत करेगा उस शिकायतों का क्या करना, निवारण करना। बच्चे के अधिकारों का हनन हुआ है, या बच्चे की किसी अध्यापक के प्रति शिकायत है, स्कूल के प्रशासन की शिकायत है, स्कूल की सुविधाओं को लेकर शिकायत है, तो उस बच्चों की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। ये कौन सी धारा कहती है? 32 कहती है। जिस प्रकार पढ़ते हैं ना आर्टिकल 32 में हमारी समस्याओं का निवारण करता है सुप्रीम कोर्ट, उसी प्रकार वहां से कनेक्ट करके आप याद कर लो कि धारा 32 शिकायतों को क्या करना, दूर। बालकों की शिकायतों को दूर करना, शिकायतों को दूर करना, दूर। और शिकायतों को दूर कौन करेगा? उच्च अधिकारी। उस विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं बालकों की शिकायतों को क्या करेंगे, दूर करेंगे। और एक अवधि यहाँ पे निर्धारित की गई है कि इस उच्च अधिकारी का ये कर्तव्य होगा कि बालक की जो भी शिकायत है उन शिकायतों का निवारण वो कितने माह में करे? 3 माह में करे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 31, इनके अधिकारों को मॉनिटर करना, इनके अधिकारों का क्रियान्वयन करना। और कौन क्रियान्वयन करता है, किस एक्ट के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम के द्वारा क्रियान्वयन होता है। और 32 क्या कहता है कि बालकों की जो शिकायतें हैं, इनके अधिकारों के हनन को लेकर कोई शिकायत है या विद्यालय प्रशासन से कोई शिकायत है, उनकी शिकायतों का निवारण करना उच्च अधिकारी का, उस विभाग से संबंधित जो उच्च अधिकारी शिक्षा विभाग के, उनका कर्तव्य होगा, उनकी ड्यूटी होगी। और उनका निवारण कितने दिनों में होना चाहिए? 3 माह या 90 डेज क्या है यहाँ पे अवधि है। इस 90 दिनों में इनकी शिकायतों का क्या होना चाहिए? निवारण, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये धारा 32 क्या करती है? इनके संदर्भ में प्रावधान करती है। अब देखिए धारा 33 क्या है? धारा 33, धारा 33 कहती है आपके राष्ट्रीय बाल, जो राष्ट्रीय स्तर पे है, जो भारतीय स्तर पर है, केंद्रीय स्तर पर है, राष्ट्रीय बाल सलाहकार परिषद, बाल सलाहकार परिषद। और धारा जो 34 है, दोनों देखिए आप कमांड याद कर सकते हैं। धारा 33 जो राष्ट्रीय बाल सलाहकार परिषद के संदर्भ में प्रावधान करती है, और धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद के संदर्भ में क्या करती है? प्रावधान करती है।
राज्य सलाहकार। राज्य सलाहकार परिषद का जो गठन है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा, यानी राज्य सरकार के द्वारा। और धारा 33 में जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण परिषद है, इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और इन दोनों की बात करें तो दोनों की जो संरचना है, दोनों में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? आपके 1+14। ये इनकी क्या है? संरचना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट 4 ही धाराएं हैं, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। धारा 31 मॉनिटरिंग की बात करता है, धारा 32 शिकायतों को दूर करने की बात करता है, धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद या केंद्रीय सलाहकार परिषद, और धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद के संदर्भ में क्या करती है? प्रावधान करती है। अध्याय 6 जो बालकों के अधिकारों के संरक्षण की बात करती है। और इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं? आपके 4। कहां से कहां तक? 31 से लगाकर 34 तक जो धाराएं हैं, इन धाराओं में बालकों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर प्रावधान किया गया है। अब अंतिम अध्याय इस आरटी एक्ट का, जिसके बाद ये आरटी एक्ट आपका जो 2 क्लास से हमने पहले ली और आज की क्लास में आपके इस एक्ट के संदर्भ में सारी धाराएं जो है आपके कंप्लीट होगी। तो लास्ट अध्याय ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ध्यान रखना है, अध्याय 7। और अध्याय 7 में है अन्य प्रावधान, अदर प्रोविजन। अदर प्रोविजन जो है इसमें कितनी धाराएं हैं, कहां से कहां तक हैं? तो धारा 35 से लगाकर 38 तक। धारा 35 से 38 तक, और एक धारा इसमें जोड़ी गई आपके 2012 में। तो टोटल जो धाराएं हैं वो हैं आपके 39। यहां तक हम बात करेंगे आपके धाराएं वर्तमान, यहां तक हम बात करेंगे इन धाराओं के। अब धारा 35 आपके धारा 36, 37, 38, 39 इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ 1-2 धाराएं जो इंपॉर्टेंट है 35 और धारा 38, इनके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इस अध्याय 7 की धारा 35 क्या कहती है? धारा 35 कहती है कि जब भी इस आरटी एक्ट का हनन होगा या राज्य सरकार इनका हनन करेगा तो उस समय इस पे निर्देश जारी करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो केंद्र से ही, संसद से ही एक्ट पारित हुआ 2009 का, और ऐसा राज्य जो इस प्रकार के नियम विनियम तय करता है या इस एक्ट के जो प्रावधान है उनका हनन करता है, तो केंद्र सरकार उस राज्य को क्या जारी करती है? निर्देश जारी करती है। यह प्रावधान किस धारा में है? 35 में। तो निर्देश जारी करने की शक्ति, निर्देश जारी करने की शक्ति, और ये निर्देश जारी करने की शक्ति किसके पास है? सीधा सा सिंपल आपको समझना है, केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। धारा 35 जो अध्याय 7 में है, सबसे पहली धारा है 35, और ये कह रही है कि आरटी एक्ट का जब भी उल्लंघन हुआ है, उस उल्लंघन होने पर यहाँ पे निर्देश जारी करने की शक्ति किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास होगी। ठीक है, अब देखिए धारा 36 क्या है? धारा 36, धारा 37 और धारा 38। 1 लाइन आपको इन धाराओं के संदर्भ में क्या रखना है? याद रखना है। धारा 36 कहती है कि जब भी किसी को अभिनियोजित किया जाएगा, अभिनियोजन या किसी को दंड जब दिया जाएगा, अभिनियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य। पूर्व स्वीकृति लेनी, पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। इस विभाग से संबंधित जो भी उच्च अधिकारी हैं, जो भी प्राधिकारी हैं, जब किसी को अभिनियोजित किया जाएगा या दंड जब दिया जाएगा तो उस से क्या ली जाएगी? उच्च अधिकारी से क्या ली जाएगी? पूर्व मंजूरी ली जाएगी। ये कौन सी धारा प्रावधान करती है? 36, धारा 36 क्या करती है? प्रावधान करती है। ठीक है, और धारा 37 सद्भाव पूर्वक जो है आपके कार्यवाही हेतु, सद्भाव पूर्वक कार्यवाही हेतु संरक्षण। इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, आपको ध्यान रखना है। और धारा 38 जो है वो है आपके नियम बनाने की शक्ति। संसद को यह शक्ति देती है, धारा जो इस
अध्याय की, इस अधिनियम की सबसे अंतिम धारा है नियम बनाने की शक्ति। जब कभी भी लगे कि इस अधिनियम में कोई परिवर्तन करना है, कोई नियम बनाना है, इस अधिनियम में कोई संशोधन करना है, तो ये संशोधन करने की, ये नियम बनाने की, ये परिवर्तन करने की शक्ति इस आरटी एक्ट की अंतिम धारा है जो मूल हम पढ़ रहे हैं। उस अंतिम धारा में ये सारी शक्तियां किसको दे रखी हैं? केंद्र सरकार को दे रखी है। यानी इसमें परिवर्तन करना है तो कौन करेगी? आपके संसद। तो ये भी इस आरटी एक्ट की अंतिम धारा मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है। और लास्ट जो धारा 39 है जो बाद में जोड़ी गई, और धारा 39 कहती है कि कठिनाइयों को दूर करना। इस एक्ट में जो विसंगतियां हैं, उस विसंगतियों को दूर करने का काम किया जाएगा। किस धारा के तहत? 39 के तहत, जो मूल इस एक्ट में नहीं थी, बाद में जोड़ा गया। और इन विसंगतियों को दूर किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये प्रावधान भी आरटी एक्ट में। तो सिंपल सी बात है, धारा 36 से लगाकर 35 से लगाकर धारा 39 तक जो अध्याय 7 है, जिसमें अदर प्रोविजन है, और इसमें निर्देश जारी करने की शक्ति जो केंद्र सरकार के पास है। अभिनियोजन के लिए पूर्व मंजूरी ली जाएगी जो धारा 36 में है। 37 में है कार्रवाई हेतु संरक्षण क्या होंगे उनको लेकर प्रावधान है। 38 जो नियम बनाने की शक्ति है। और जो इस एक्ट में विसंगतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वन लाइनर आपको एक बार माइंड में रखना है इन धाराओं को जो आपके अध्याय 7 में वर्णित है, आरटी एक्ट में जो वर्णित है। तो इस प्रकार हमने जो धारा 1 से इन दोनों सेशन में 1 से लगाकर जो 38 और वर्तमान की बात करें तो 39 धाराएं, जहां हमें लगा कि यहाँ पे कुछ विस्तार से पढ़ना चाहिए, वहां हमने विस्तार से चर्चा की। और जो धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं थी उनको हमने वन लाइनर के रूप में पढ़ा है। अब याद आपको एक एक धारा के संदर्भ में जो है हमने जानकारी इस सेशन के माध्यम से ली है। आशा उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपके याद हुई होगी। बार बार आपको रिवीजन करना है और इनको बार बार पढ़ना है और याद करना है, और रिवीजन करने से ये सारी चीजें आपके क्लियर होगी। और यहाँ से जो आने वाले प्रश्न है जो आपके इस भर्ती में, यहाँ से किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो अब इस जो 3 सेशन इस आरटी एक्ट के हमने लिए हैं, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है PYQ या जो अन्य कुछ सवाल जो नए हैं वो बनाए जाएंगे। और जल्द ही आपके इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो वो भी आपको टेस्ट के रूप में उनको देना है। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। बढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना और अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।